नमस्कार, आप चर्चा में देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इन दिनों शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जिस दिन दुनिया के किसी हिस्से से, किसी कोने से बड़ी आतंकवादी घटना की खबर ना आती हो। आज भी एक बड़ी खबर आई और ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आई। पाकिस्तान के पेशावर में एक यूनिवर्सिटी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया और इस हमले में 2 दर्जन से ज़्यादा जो निरपराध युवा थे उनको गोलियों से भून दिया। इससे पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तान में एक स्कूल में आतंकवादी घुस गए थे और करीब करीब 1 साल पहले, और वहां पर भी निरपराध बच्चों की करीब करीब 150 बच्चों को मार दिया गया था। और इस तरह की खबरें जब कभी भी आती हैं तो ऐसा लगता है कि आतंकवाद, चाहे हम तहरीक तालिबान की बात करें, अल कायदा या आईसिस, ऐसे तमाम संगठन और तमाम जो आतंकवादी जो इस तरह के संगठन हैं, जब भी इस तरह की वारदात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया आतंकवाद। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आतंकवाद से निपटने के लिए दुनिया को कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आतंकवाद हमेशा जीतेगा। ये ऐसा हो नहीं सकता। आतंकवाद हारेगा। इसको हराने के लिए सही रणनीति बनाकर आगे चलने की जरूरत है। कुछ अच्छी खबरें भी आती हैं इस मोर्चे से जब हम कभी सुनते हैं, जैसे आज ही पुलवामा में, कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। और साथ साथ एक अच्छी खबर ये भी अब हमको पढ़ने को मिली है कि जो आईसिस है, वहाँ से खबर ये आ रही है कि आईसिस जो उसके आतंकवादी हैं, जो पेड आतंकवादी है, जिनको वो पैसा देकर आतंकवाद के काम में झोंकता है, उनको जो पैसा देता है उस पैसे में 50% की कटौती कर दी गई है। क्योंकि जो मंदी का असर है, आर्थिक मंदी जो है, वो अब आईसिस के खेमे में भी पहुंच गई है और आतंकवाद इस समय शायद मंदी के दौर से गुजर रहा है। क्या कारण उसको हम तलाशेंगे। और साथ साथ एक महत्वपूर्ण खबर ये भी आ रही है कि जो खबर है वो ये कि पेरिस में 7 देशों के जो रक्षा प्रमुख हैं वो मिल रहे हैं और मिलकर के आईसिस के खिलाफ जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आईसिस को कैसे हराया जा सकता है। जो इलाके आईसिस से कब्जे में जो हटा दिए गए हैं, जहां पर नियंत्रण ले लिया गया है, उन पर नियंत्रण कैसे बनाए रखा जाए और हमले आईसिस के खिलाफ कैसे तेज किए जाए। ये तमाम मसले, तमाम मुद्दे हमारे सामने, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करा दें। हमारे साथ शशांक जी हैं। शशांक जी भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं। शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ अखलाक अहमद उस्मानी साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अखलाक साहब, और लेफ्टिनेंट जनरल SA हसनैन साहब हैं, सामरिक मामलों के, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले जनरल हसनैन साहब, ये जो खबर है जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि आईसिस, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आईसिस शायद एक में जो आतंकवादी जो जुड़े हुए हैं वो शायद बड़ी वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो पेड हैं, उनको पैसा दिया जाता है और पैसे के लिए लड़ते हैं। और अब जो खबर आई है उनके पैसे में 50% की कटौती की, क्योंकि आर्थिक मंदी वहां तक पहुंच गई है। कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, ये एक इससे बहुत अहमियत मैं जोड़ता हूं इसमें, क्योंकि अभी तक तो ये देखा जा रहा था कि आईसिस के पास पैसा बेशुमार था। अगर आपको याद है तो 2014 में जून के महीने में जब शुरुआत हुई थी तो कहा जाता था कि $489 मिलियन इन्होंने जो थे लूटे थे मोसुल की ट्रेजरी से कैश में, और उसके बाद पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि मोसुल रिफाइनरी को इन्होंने दोबारा चला दिया था और वहां से तेल बेचा जा रहा था। तेल किसको बेचा जा रहा था वो दूसरी बात है, अलग चीज है कि आईसिस जैसे टेररिस्ट से तेल कौन खरीदेगा, वो अलग बात है कि कुछ देश थे जो खरीद रहे थे। तो पैसे की कोई कमी नहीं आ रही थी। अब देखा जा रहा है कि जब से ये बॉम्बिंग कैंपेन शुरू हुआ है, और बॉम्बिंग कैंपेन में खास तौर पे जब रूस की जब शामिल हुआ है इसमें, तो इसके सीरियसनेस के साथ मोसुल रिफाइनरी को ही टारगेट किया गया है और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आईएसएस के पास था, उसको टारगेट किया गया है, जिससे कि इनके जो फाइनेंशियल कॉन्डुइट्स थे उसमें बहुत सख्त कटौती हुई, यानी दबाव में आ गया थोड़ा सा। अगर आर्थिक मोर्चे की बात करें तो जी आर्थिक मोर्चे में यही प्रॉब्लम है उनके पास कि जैसे जैसे उनके पैसे कम होते जा रहे हैं, उनके पास जो फाइटर्स आ रहे थे शुरू में तो सब आइडियोलॉजी बेस्ड थे, मगर 2 साल आप देख रहे हैं, 2 साल के अंदर अब यह है कि जब तक उन फाइटर्स को पैसे नहीं दिए जाए तो उनकी फैमिलीज को नहीं रखा जा सकता है। और इस्लामिक स्टेट कोशिश कर रही है कि अपनी जो टेरिटरी है, स्टेट है, उसको एक मुल्क के तरह चलाएं, जिसके लिए उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए। अब उसके लिए अगर पैसा नहीं होगा
तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं चल सकती है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत खुशखबरी है। एक ये अच्छी खबर है, कम से कम जो आतंकवादी कम से कम दबाव महसूस कर रहे हैं, ये बात तो साफ है। शशांक जी, 7 देशों का ये जो अमेरिका के नेतृत्व में बैठक हो रही है, इसमें आईसिस के खिलाफ एक बार फिर से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। बात ये हो रही है कि कैसे जो हमले तेज किए जाए और जो इलाका उनके कब्जे से छुड़ा लिया गया उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। क्या लगता है कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है? बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, और ख़ास करके जिन देशों को नहीं मिलाया गया है वो भी बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आईसिस के क्षेत्र में पहले भी हमले हो रहे थे लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल पा रहा था जब तक कि रूस मैदान में नहीं आया और उसने बहुत सीरियसली आईसिस के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। क्योंकि पहले ये सोचा जा रहा था कि जो सीरिया की सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जा रही है वो सबके सब ग्रुप्स वो लिबरल टाइप के ग्रुप्स हैं, कुछ एक लोग उसमें हो सकता है कि मिसगाइडेड हों, तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा नहीं दबाया जा रहा था। लेकिन जब से रूस बीच में आया है और दूसरा ख़ास करके जब से तुर्की और रूस के अंदर कुछ मनमुटाव आया है, जब से रूस का एक प्लेन गिराया गया वहाँ पर, तो रूस ने जो है बहुत तेज़ी से ये कोशिश की है कि जो अगर तेल बेचने के या पैसे आने जाने के जो रास्ते हो सकते थे उन सबको पूरे तरीके से रोक दिया जाए। तो मेरे ख्याल से अब ये जो मीटिंग हो रही है बैठक पेरिस में, उसमें बहुत सीरियसली सोचा जाएगा कि किस तरीके से इराक और सीरिया में जिस इनका दबदबा बन रहा है और कैसे और देशों में ये आगे बढ़ रहे हैं कि जहाँ जहाँ से जैसे अमेरिका हट रहा है अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये लोग बाहर आएँ। पाकिस्तान में अमेरिका ने भी अपना काफ़ी वैसे वहाँ पे बना रखा है, दोस्ती बनाई है, लेकिन आईसिस भी वहाँ पे आगे बढ़ने की सोच रहा है, क्योंकि उसके द्वारा इतने सारे सेंट्रल एशिया के देश हैं जो इस्लामिक देश हैं लेकिन मे बी आईसिस की मेंटालिटी को नहीं फॉलो करते हैं या चीन के अंदर है, तो उन सबको जो है कैसे किस पूरे तरीके से जो आईसिस की मेंटालिटी में लेकर आया जाए। पाकिस्तान में भी हमने देखा हमले हुए हैं, बिल्कुल पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, लेकिन आईसिस ने कहा है कि नहीं, अगर आतंकवाद को देना है तो फिर हमारे आतंकवाद से भी निपटिए, और हम जो है चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी स्टेट पूरे तरीके से आईसिस के फिलॉसफी में आ जाए। बिल्कुल। तो इसीलिए जो राहेल शरीफ हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने कहा है कि 2016 वो चाहते हैं कि ये आतंकवाद को ख़त्म करने का पाकिस्तान का जिस तरह से इमेज रहा है उसको पूरे तरीके से सुधार दिया जाए। तो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, आज जो बाचा खान यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ, आपको लगता है कि एक बार फिर से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आज भी टारगेट ऐसे स्टूडेंट्स थे जो आर्मी बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं आ रहे थे, इससे पहले भी आर्मी के स्कूल पर हमला किया गया, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक्चुअल में जो 2016 की आपने बात की, वहाँ की आर्मी जो है अब सीरियस एक उस पर आएगी कि भाई हमको स्ट्रैटेजी अपनी बदलनी पड़ेगी? नहीं, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, और दूसरा जो है जो आतंकवाद, हर तरीके का आतंकवाद हो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो खाली ये सोच कर चलते हैं, कुछ आतंकवाद तो ठीक है, उनको वो सहायता देते हैं, संरक्षण देते हैं, दूसरे आतंकवाद को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनको भी इस तरह का विचार रहता है कि क्यों ना हम पाकिस्तान की आर्मी जो अपने को इस्लामिक कहते हैं जबकि इस्लामिक है नहीं, तो उसको पूरे तरीके से ऐसा करा जाए कि वो वाकई में इस्लामिक बन जाए या ख़त्म हो जाए, वीक हो जाए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई इस तरीके की हो गई है कि पाकिस्तान आर्मी को अब बिल्कुल जिस तरह से अंदरूनी दबाव बन रहे हैं और बाहर से अमेरिका वगैरह और देशों के दबाव बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2016 जो है डिसाइसिव होगा पाकिस्तान के लिए भी। कर पाए या नहीं कर पाए, भारत को बहुत चिंता की दृष्टि से और बहुत नज़दीकी से इस चीज़ को देखना होगा कि कम से कम जो है ये जो कोई भी दीवार लगाई जाए वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहे और भारत के अंदर इस तरह के आतंकवादी हमले ना हो। हम कोशिश करें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर ही इन आईसिस के जो हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए। यानी पाकिस्तान अपने ही उसमें एक तरह से जाल में उलझता हुआ दिख रहा है साफ तो। लेकिन अखलाक जी, एक बात है, जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ऐश कार्टर, उन्होंने जो ये बैठक हो रही है पेरिस में, इसके बारे में उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि जो सुन्नी अरब जगत है और कैसे उसका सहयोग लिया जाए आईसिस के खिलाफ हमले में, इस पर भी उन्होंने कहा कि हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो अरब जगत की अपनी पॉलिटिक्स है, अपने डायमेंशंस हैं, कितना इंपॉर्टेंट है जब आप आईसिस से लड़ने जाते हो तो अरब जगत को एक प्लेटफॉर्म पे लाना? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि सिर्फ आइडियोलॉजिकल स्तर पर आप देखें तो पूरा अरब 4 प्रमुख विचारधाराओं में बटा है, जिसमें सुन्नी, जिसका दूसरे अर्थों में सूफी आइडियोलॉजी होता है, और जो मुल्क रिप्रेजेंट करते हैं, फंड करते हैं, जिन पे आरोप है कि वो आतंकवाद के लिए पैसा देते हैं, वो वहाबी स्टेट हैं। एक इबादी एक अलग विचारधारा, और शिया।
सो अपने आप में ये कहना कि सभी सुन्नी स्टेट को साथ लाके हम आतंकवाद पे काबू पा लेंगे, तो अमेरिका जब भी इस तरह की बात करता है उसकी नीयत पे शक किया जाना लाजमी है। जिस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए कि सऊदी अरब और कतर, यूएई और कुवैत और बहरीन, ये बहुत एक्टिवली किसी भी टेररिज्म एक्ट दुनिया में जहां पर भी होता है फंडिंग में और बैकिंग में इनका हमेशा नाम आता है। वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं है। रूस नहीं है, चीन नहीं है, और जो विक्टिम है सीरिया, इराक और लीबिया, वो भी नहीं है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस हो काहे के लिए रही है। रहा सवाल ये कि अमेरिका जो इस चाहता है कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस में सुन्नी जगत को रीडिफाइन करना चाहिए कि वो आतंकवाद को लेकर उसका क्या स्टैंड है, तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि पूरे अरब जगत में ये सारी लड़ाई दरअसल शेख वर्सेस पीपल है। जहां जहां शेखों की सरकारें हैं, आप देखिए कि वहां पर ना कहीं टेररिज्म है, ना उन देशों की सत्ताओं को कोई ख़तरा है, लेकिन जहां जहां पर या तो लोकतंत्र रहा है या नॉन वहाबी स्टेट रहे हैं, वहां आतंकवाद खड़ा हुआ, पैदा हुआ, और बाद में वहां की पूरी सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। सो ये एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स है जिसको इस तरह से ब्लैक एंड वाइट में नहीं समझा जा सकता। इसमें बहुत ज़रूरी है कि इस्लामिक टेररिज्म जहां तक कंसर्न है, उसको फंडिंग और आइडियोलॉजी के लेवल पर समझने की बहुत जरूरी है। आपने कहा आइडियोलॉजी के लेवल पे मैं आऊंगा, इस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं बता सकता हूं कि मैं बिल्कुल सहमत हूं जो अखलाक साहब ने कहा है, मगर इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, ये कि जब तक आप अरब देशों को इस तरह के कॉन्फ्रेंस में ना शामिल करें, तब तक इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में मैं समझता हूं कि वेस्टर्न जो देश हैं उनकी समझ जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में वो बहुत क्वेश्चनेबल है। यहां तक कि उन्हें सुन्नी शिया या बेसिक आइडियोलॉजीज को भी समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के संगठन में जो आप इस तरह का कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें 7 देश वेस्टर्न कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया भी है शामिल। इन देशों को हासिल क्या होगा? क्या वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन देखना चाहते हैं कि मिलिट्री एक्टिविटीज कैसे की जाए? ये इसकी जड़ जो है वो अल्टीमेटली आइडियोलॉजी है। मैं इसी पर आ रहा था कि आप जो ये कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर अगर आपको आतंकवाद से निपटना है और इससे ऐसे संगठनों से निपटना है, तो आपको सही रास्ता क्या होगा? मिलिट्री ऑपरेशन आप कर रहे हैं आइडियोलॉजिकल स्तर पर, और एक बात यह भी आ रही है कि सोशल मीडिया में जिस तरह से इनका कम्युनिकेशन है, या जिस तरह से नई पीढ़ी को जोड़ लेते हैं, अपने रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, उस लेवल पर भी अब बात हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया में भी ट्विटर, फेसबुक, इन सबके जो हेड्स हैं उनके साथ भी मीटिंग करके ये कोशिश हुई थी अमेरिका की कि कैसे इनका उस नेटवर्क को तोड़ा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है और मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ाने की बात है, पर इंपॉर्टेंट और चीजें आपको क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तर तो यह है कि मिलिट्री ऑपरेशंस है, और मिलिट्री ऑपरेशन में अगर हम देखें तो अभी तक वो सीरियसनेस नहीं हुई है। सिर्फ एरियल बॉम्बिंग के साथ ही नहीं होगा। एरियल बॉम्बिंग में भी जब तक रूस नहीं आया तो हमने देखा कोई सीरियस इंटेंट नहीं दिखाया इसके अंदर। एक्चुअल टारगेट्स जिसके ऊपर जाना चाहिए था उनके ऊपर नहीं हो रहा था कुछ असर। जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे तब तक जो है इसको जड़ से निकालना बड़ा मुश्किल है जी। मगर मेरे ख्याल में वेस्टर्न कंट्रीज, ओबामा साहब ने खास तौर पे इसके ऊपर बहुत तवज्जो दी है कि मैं 2016 में अपने प्रेसिडेंसी के दौरान बूट्स ऑन ग्राउंड को नहीं जाने दूंगा। दूसरा पहलू इसका है सोशल मीडिया, जिसपे आप देखिए तो आईसिस ने सोशल मीडिया मोटिवेशन और रिक्रूटमेंट कैंपेन जो है वो एक नए लेवल पे ले गए हैं। इसको बड़ा प्रोफेशनल तरीका है, जिसको मैं समझता हूं कि काफी सालों से इसकी तैयारी शायद वो कर रहे थे। बिल्कुल। मगर बाकी दुनिया जो है काफी अचंभे में है इस वक्त, और इसको काउंटर करने के लिए उनके पास कुछ ज्यादा कैंपेन नहीं दिख रहे हैं इस वक्त, मगर कोशिशें हो रही हैं बहुत। मैं खुद एक प्रोग्राम में शामिल हुआ था जिसमें फेसबुक के लोग खुद आए थे और वो समझना चाह रहे थे जब तक ये आइडियोलॉजिकल समझ नहीं होगी तब तक आप कैसे तब तक नहीं होगा। क्योंकि मैं बता दूं कि जो आंकड़े वो ये बताते हैं कि करीब ट्विटर की अगर बात करें, वहां पर 45,000 से 90,000 तक ऐसे यूजर्स हैं ट्विटर पर जो कि आईसिस के लिए लगातार उसकी आइडियोलॉजी को फैलाने का काम कर रहे हो। तो इतने ज्यादा अकाउंट है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना और उसको आपको खत्म करना, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन शशांक जी, जो बात आ रही है कि चाहे अरब देश हो या फिर कनाडा को निमंत्रण नहीं है, आपने जैसे जिक्र किया, कह दिया रूस की बात नहीं है, तो क्या अभी भी लग रहा है कि ये जो कूटनीतिक स्तर पर जो है जो खाइयां बनी हुई हैं, वो खाइयां दरअसल जो है इसके आड़े आ रही हैं इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक मारक लड़ाई लड़ने से पहले? सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो ये कोalition ऑफ द विलिंग जब से बनना शुरू हुआ है, तो उसका जो एक
इंस्ट्रूमेंट रहा है वो है कि किसी तरीके से जो है डेमोक्रेसी लाने के लिए जहाँ देशों में पूरे तरीके से डेमोक्रेसी नहीं आई हुई है वहाँ पर सरकारों को हटा दिया जाए और जो इस तरह के डेमोक्रेटिक टाइप के ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। अब देखने में ये आया है कि इन कई देशों में, यानी भारत में तो देखिए डेमोक्रेसी काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बिल्कुल 100% जो है डेमोक्रेटिक नेशन बन गए हैं, हमें बहुत वीकनेसेस हैं। तो जो इस तरह के देश हैं जहाँ पे एक डेमोक्रेसी बाहर से ला दी जा रही है तो इतनी आसानी से डेमोक्रेसी नहीं बनती है। तो सबसे बड़ी फोर्स होती है वहाँ पे इस्लामिक फोर्स। अब इस्लामिक फोर्स जो है वो ऐसा है कि सबके सब इस्लामिक, अगर वहाँ 90% लोग जो हैं इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं या 80% इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो अब उनमें आपस में अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। जैसे इन्होंने अखलाक साहब ने कहा कि सब अलग अलग विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं, तो उसमें अगर अमेरिका ने कोशिश करी, क्योंकि उन दिनों ईरान से तो उनकी लड़ाई थी काफ़ी अरसे से, तो शियाज को वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो सुन्नी ग्रुप्स के जैसे सऊदी अरेबिया, कतर और ये जब बहरीन वगैरह इन देशों को वो ज़्यादा आगे बढ़ने दे रहे थे। तुर्की को वो आगे बहुत मदद दे रहे थे आगे बढ़ाने के लिए। तो जब उन्होंने कोशिश करी कि ये मिडिल ईस्ट में नेबरिंग कंट्रीज़ को, जो वहाँ के देश हैं, उनको साथ में मिला के चला जाए, तो तब से देखा गया कि आइसिस जो है और ज़्यादा पावरफुल हो गया। इराक और सीरिया और लीबिया, जहाँ जहाँ अमेरिका ने कोशिश करी और फ्रांस ने और यूके ने कि वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाए, वो सब देश जो है दे हैव बिकम सेंटर्स फॉर रिक्रूटमेंट फॉर आइसिस। बल्कि उनके अपने देशों में, चाहे यूएसए हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, कनाडा भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो बड़े संख्या में वहाँ पे जो आइसिस के रिक्रूट्स वहाँ पे मिल रहे हैं उनको। यानी भारत में अगर हम 10-15 देखते हैं तो वहाँ पे चलते बात है हज़ारों की। तो मेरे ख्याल से एक तो दिक्कत उनके यहाँ ये है कि उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो समझ नहीं पा रही हैं। उन्होंने हमेशा जो है इस्लामिक लोगों को अलग रखा है। तो इस्लामिक जो उनके यहाँ लोग रह रहे हैं उनके साथ में उनका किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं है, उसको समझ ही नहीं है उस चीज़ तो उनको समझ नहीं आता है। तो अब एक तरीके से मेरे ख्याल से ये भी उनका विचारधारा होगी कि किस तरीके से कोशिश करके इंटरनल सिक्योरिटी को एक तो मजबूत किया जाए, ताकि जो वहाँ से रिक्रूट्स बन रहे हैं आइसिस के लिए, और ख़ासकर देखिए जो ये गले कलाम कर रहे हैं वो अधिकतर लोग जो है वेस्टर्न कंट्रीज से आए हुए हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि वो जिहादी जॉन मारा गया, लेकिन ऐसे कई जिहादी जॉन बहुत हैं। तो अखलाक साहब, जब आप आइडियोलॉजिकल लेवल पर लड़ने की बात करते हैं तो वहां आपको क्या लगता है, क्योंकि आज जैसे अब कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है, चाहे पेशावर में हमने देखा जब बच्चों को मारा गया था, या मुंबई में जब हुआ था आतंकवादी हमला, या आज जो आतंकवादी हमला हुआ है, बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो खुलकर आज लिख रहे हैं इस आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं ये जो इस तरह की आवाज़ें हैं कहीं दब जाती हैं, फिर दोबारा जो है कट्टरपंथी जो है उनकी आवाज़ें बुलंद होती है। तो कैसे आइडियोलॉजिकल लेवल पे कैसे आप देखिए, मैं कुछ देशों के नाम लूंगा और आप पाएंगे कि वहाँ इस्लामिक टेररिज्म, जिसको मैं वहाबी टेररिज्म कहता हूँ, वो बहुत ज़माने तक एग्जिस्ट करता था, लेकिन आजकल वहाँ से इस तरह की खबरें आनी बंद हो गई हैं। तो हमें ये पता करना पड़ेगा उन मुल्कों ने क्या किया। चेचन्या, दागिस्तान का इलाका जो रशिया का है जी, इजिप्ट, तंजानिया, बांग्लादेश काफी हद तक, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, कोसोवो और बोस्निया। हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि इन मुल्कों ने ऐसा क्या किया जिसके आधार पर ये इस्लामिक टेररिज्म को काउंटर करने में कामयाब रहे। आप पाएंगे कि इन्होंने दो तरफा काम किया। पहला, इन्होंने आइडियोलॉजिकल लेवल पर वहाबी एलिमेंट को हर स्तर पर डिनाउंस किया, सिस्टम से उनको बाहर किया और उनकी फंडिंग पे रोक लगाई, और साथ ही साथ उनके सऊदी अरब और कतर की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को बंद किया गया। दूसरा, उसके परस्पर जो दूसरी उदारवादी विचारधाराएं हैं उनको प्रश्रय दिया गया, वो इस्लामिक अफेयर्स में। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा हज और वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए मामलात में सूफी विचारधारा के लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। इन देशों ने ऐसा ही किया है और इसी आधार पर ये टेररिज्म पर कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। ये सारी लड़ाई हथियारों से अगर जीती जा सकती तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में बहुत बेईमानी के साथ पेश आते हैं, वो कब का कंट्रोल कर चुके होते। लेकिन बहुत कम अरसे में ऐसा तंजानिया ने क्या किया, इजिप्ट ने क्या किया, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने बहुत जल्दी समस्या को समझा और कंट्रोल कर लिया। तो ये लड़ाई दो तरफा है जिसे हथियारों के आधार पर सिर्फ नहीं जीता जा सकता। इसमें न सिर्फ बहुत ईमानदार एफर्ट की जरूरत है, बल्कि एक कट्टरवादी विचारधारा के बरक्स एक ईमानदार और उदार सूफी विचारधारा के लोगों को सिस्टम में प्रमोट करने की भी बहुत जरूरी है। बहुत आपने सही कहा। हसनैन साहब, जनरल साहब से एक बात इसमें और अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ें, लेकिन साथ साथ एक बात और है कि जो हमने जहां से शुरुआत की थी कि जो इनकी फंडिंग्स हैं और इनकी जो आर्थिक जो ताकत है
उसको दबाव में लाना कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे हमने देखा, एक तो ये फैक्टर हुआ कि सीधे सीधे आप अपने रिक्रूट्स जो है उनके तनख्वाह आदि कर देते हैं। जाहिर तौर पर वहाँ भी असंतोष कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और जितना आप लालच दे सकते हैं, जितना लालच कम होता है उसका एक फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के जो और आर्थिक दबाव के लिए क्या और करने की आपको ज़रूरत लगती है? बेशक आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मैं अखलाक साहब की टिप्पणी के ऊपर भी कुछ थोड़ा कमेंट करूंगा। जी, दो पहलू के ऊपर खास तौर पे जो आपने कहा, एक तो आइडियोलॉजिकल कंटेंट को काउंटर करना और दूसरा फाइनेंशियल कॉन्डुइट्स को करना। ये दो चीजें इसकी जड़ होती हैं। अगर आप आइडियोलॉजिकल को देखें तो बिल्कुल सही कहा अखलाक साहब ने। सिर्फ मैं इसको क्वेश्चन करूंगा कि ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया का जो इलाका था, इसमें रेडिकलिज्म जो है वो जड़ नहीं ले सका जी, और इसके भी कुछ कारण थे, क्योंकि सोवियत इन्फ्लुएंस जो थी, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस पहले थी, वो जनरेशन जब तक खत्म नहीं होगा, निकलेगा नहीं, वो इन्फ्लुएंस अभी भी चल रही है। एक बड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ इस्लाम वहां पर चल रहा था। मगर बाकी इलाकों में जो अखलाक साहब ने कहा है बिल्कुल सही। बांग्लादेश में, अभी बांग्लादेश में हाल ही में था, और वहां पर भी बड़ा सक्सेसफुल कैंपेन चला है। शायद दुनिया को नहीं मालूम, एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन सिंगापुर में हुआ है, जहां पर 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है सिर्फ। मगर इस पहलू को मत लीजिए, इसको देखिए, समझिए कि ये कैंपेन कैसा था। वहां पर उन्होंने ये सोचा कि कैसे वो इलाके उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर दाखिल किया जाए और रेडिकलिज्म को काउंटर किया जाए। स्कूल्स, कॉलेजेस, लेबर कैंप्स, प्रिजन कैंप्स, जो प्रिजन्स हैं, जेल होते हैं, ऐसी जगहें होती हैं जहां पर मेल पॉपुलेशन आइसोलेटेड रहती है जी। ये जगहें होती हैं जो टारगेट करते हैं, दहशतगर्दी टारगेट करते हैं, जो रेडिकल्स होते हैं इसको टारगेट करते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में देखिए, वेस्ट एशिया में देखिए, तो लेबर कैंप्स जो कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए 2022 में वर्ल्ड कप फुटबॉल होने वाला है, उसके मेजर कैंप्स बने हुए हैं हर जगह लेबर के, जहां पर साउथ एशियन पॉपुलेशन बहुत हद तक वहां पर शामिल है। ये कैंप्स ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग आकर और ये इस तरह के रेडिकलिज्म फैलाते हैं। इनके ऊपर जो है मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनको डी रेडिकलाइजेशन और काउंटर रेडिकलाइजेशन के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। इसमें क्लर्जी का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तक क्लर्जी ऑन बोर्ड नहीं आएगा, सिंगापुर में ने ये कैंपेन शुरू किया 4 मौलवियों के साथ। अब उनके पास 75 मौलवी हैं जो इस कैंपेन में शामिल हैं, और इन्होंने ये नेटवर्क मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में फैलाया है, जिससे कि इसको काउंटर करें। बिल्कुल। दूसरी चीज जो है, ये पैसा है, फाइनेंशियल कॉन्डुइट्स। इसमें ये अहमियत होती है कि या तो जैसे तेल की ये इलिसिट ऑयल या एनर्जी का सेल हो रहा था, दूसरी चीज होती है ड्रग्स का और आर्म्स ट्रैफिकिंग का। क्यों आईएसआईएस की नजर क्यों अफगानिस्तान की तरफ है, क्यों पाकिस्तान की तरफ है, और क्यों रूस इसके बारे में इतना फिक्रमंद चल रहा है कि अगर ये दाखिल हो गए अफगानिस्तान में तो इनके पास अब ऑयल एंड एनर्जी का पैसा गया, पूरा ड्रग ट्रैफिक जो है वो आ जाएगा। ये फिर ये बहुत खतरा रखता है। तो इसके ऊपर लगाव रखना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसके ऊपर करने के साथ साथ एक बात और जो आपने शुरुआत में कही थी, मैं अखलाक साहब, ये जो कहा था कि भाई पैदल सैनिक, बुश साहब ने कहा कि वो अपने राष्ट्रपति उसमें नहीं जाने देंगे, लेकिन आज जो बैठक हो रही है उसमें एक इशू ये भी है कि जो हिस्सा छुड़ा लिया गया है आईसिस के कब्जे से, वहां पर जो स्थानीय फोर्सेज हैं, लोकल फोर्सेज हैं, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, ट्रेंड किया जाए ताकि वो वहां पर लड़ाई लड़ सके। ये कितना कारगर कदम आपको लगता है हो सकता है? देखिए, अमेरिका के इराक और सीरिया और लीबिया के बारे में जो भी दावे होते हैं, मुझे उस पर बहुत शक होता है। ये अमेरिका सरकार से पूछे जाने की बहुत ज़रूरत है कि उसने सीरिया में लगातार गलतियां करके सीरियाई सैनिक अड्डों पे कैसे हमले किए। उसने सिर्फ इराक की सैनिकों के अड्डों पे हमले करके सिर्फ इराकी सैनिक ही उससे गलती से क्यों मरते हैं, आईएसआईएस के लोग क्यों नहीं मरते हैं। दरअसल मुद्दा ये है कि जब से रूस ने इंटरवीन किया है इस पूरे इलाके में, रूस ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ आर्थिक कमर तोड़ने के लिए आईएसआईएस के टैंकरों को निशाना बनाया। यहां तक कि तेल कुओं को भी उसने बचाने की कोशिश की है, क्योंकि लार्जर वो इंटरेस्ट में नहीं, और क्लाइमेट चेंज में अगर तेल के कुएं में आग लगती है तो एक बड़ा खतरा पैदा होता है और आगे के एनर्जी रिसोर्सेज उस कंट्री के मरते हैं। तो दरअसल रूस की इंटरवेंशन के बाद में उसके साथ जो मुल्क आए हैं, जिसमें ईरान है, सीरिया है और काफी हद तक लेबनान से चलने वाला हिजबुल्लाह संगठन है, उसके पश्चात सीरिया में करीब 20% इलाका आईएसआईएस से आज़ाद करा लिया गया है और इराक से भी बड़े भूभाग को आज़ाद कराया गया है, रमादी जिसमें एक बड़ा नाम है, मौसूल। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इराक
और सीरिया के इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो अमेरिका इस बात पे राजी क्यों नहीं है कि वही ट्रेनिंग सीरिया के सैनिकों को भी मिलनी चाहिए? ये बशर अल असद से जो चिढ़ के बैठे हैं पूरे वेस्ट की जमात, ये सारी समस्या का जड़ है। पहले उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि बशर अल असद वहां के राष्ट्रपति हैं। ये दरअसल सीरिया में दमिश्क में एक हुकूमत को हटाने के लिए सारा खेल चल रहा है, और जब तक ये नहीं माना जाएगा कि राजनीतिक सुधार के आधार पर सीरिया में हो सकता है सत्ता परिवर्तन की तरफ ये सारी शक्तियां नहीं बढ़ेंगी, मुझे नहीं लगता समस्या का ईमानदारी से हल। शशांक जी, ईमानदारी से हल करने के लिए वही बात है जो कूटनीतिक जो इसमें गांठें पड़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं आ जाती है। तो आपको लगता है कि इसको अगर आतंकवाद हमने जहां से शुरू किया कि हारेगा आतंकवाद, आखिर हराने के लिए कहीं ना कहीं इन चीजों को तो सुलझाना बड़ा जरूरी है? देखिए, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखें तो शुरू में तो सारे के सारे ये जो भी शेख थे या और सरकारें थी इस रीजन में, सब प्रो वेस्ट थी, सब वही कंट्रोल कर रहे थे जी। उसके बाद में जब से जो है 70s के दौरान जब ये मामले शुरू हुए कि या तो लोकल मिलिट्री गवर्नमेंट्स आए, कुछ ऑयल के ऊपर जो है नेशनलाइजेशन वगैरह करके लोकल गवर्नमेंट्स का उसमें अधिकार बढ़ा है, तब से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये हमेशा से पॉलिसी रही है कि किस तरीके से इनको फिर से प्रो वेस्ट बनाया जाए। रूस ने जो है सीरिया में अपने बेसिस वगैरह बना रखे हैं, कुछ उनके जो है शिप्स वगैरह वहाँ आते रहते हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़े, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल ये था कि रशिया को भी जो है वहाँ पे परमानेंट मेंबर बनाया गया सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके इंटरेस्ट हर्ट नहीं किए जाएंगे किसी भी वर्ल्ड के इलाके में। लेकिन अब उस बात को ख़त्म करके जो है कोशिश की जा रही है कि चूँकि अब रूस हो गया है, सोवियत यूनियन नहीं रहा है, कि किस तरीके से नेटो को और जो प्रो वेस्ट ताकतें हैं उनको नज़दीक ले जाया जाए, जितना चीन के और रूस के। तो ये मामला चलता रहेगा मेरे ख्याल से। जो है इसके कई सारे पहलू हैं। एक तो ये है कि जैसे ईरान में अब थोड़ी सी हमने देखा है कि कुछ चेंजेस आई हैं वेस्ट की पॉलिसीज़ की, तो भारत को ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि तेल के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं, गैस के भी गिरने के चांसेस हैं। तो ऐसे में ईरान के साथ में जो है उनके जो हम रास्ते बनाना चाहते हैं शाबाहार वगैरह के थ्रू सेंट्रल एशिया के लिए, उसमें हमको फ़ायदा होगा। लेकिन वेस्ट का उसमें इरादा यही है कि अगर किसी तरीके से प्रो वेस्ट फीलिंग्स ईरान में बढ़ाई जा सके तो उसका असर जो है फिर जितने भी शिया एलिमेंट्स हैं थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट, तो उनमें असर पड़ना चाहिए। यानी कुल मिला के ये पूरी आतंकवाद की लड़ाई जो है इन आर्थिक और जो कूटनीतिक फायदे नुकसान में फंसी हुई है। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ ये एक बड़ी समस्या है, और जाहिर तौर पर जब तक आप इस समस्या से निजात नहीं पाएंगे आतंकवाद को हराना मुश्किल है। लेकिन फिर भी एफर्ट चल रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि पेरिस की जो बैठक है इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाएं, कड़े फैसले लिए जाएं, सही दिशा में लिए जाएं फैसले, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल इंतजार रहेगा, क्योंकि आतंकवाद से लड़ना ज़रूरी है, आतंकवाद को हराना बहुत ज़रूरी है दुनिया को, अगर शांति और अमन चैन से रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का यहाँ आने के लिए। चर्चा में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।